हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। हम स्पेशल पेडागोजी कोर्स जो है वो आपके लिए लाए हैं, जो सीटेट, केवीएस, एमवीएस, डीएसएसबी, यूपी टेट एंड अदर टेट एग्जाम जैसे एस टेट है, एमपी टेट है, सभी में आपकी पेडागोजी आती है। तो हम आपको यहाँ पे क्या डिस्कशंस करेंगे पेडागोजी। जैसे आपका सीटेट है, यहाँ पे आपकी 45 नंबर्स की पेडागोजी आती है। जैसे केवीएस है 40 मार्क्स की पेडागोजी आती है। डीटीएसबी है 60 से 70 मार्क्स की पेडागोजी आती है। यूपी टेट है, एस टेट है, इसमें भी आपकी पेडागोजी है। तो ये पेडागोजी जो है वो हर जगह आती है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है स्पेशल पेडागोजी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। इसके जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था क्या पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यक्रम के कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज का वीडियो जो है वो हमारा क्या है, पाठ्यक्रम के प्रकार। परीक्षण पाठ्यक्रम निम्न प्रकार के होते हैं, इतने ज्यादा भी होते हैं, लेकिन ये कभी क्वेश्चन नहीं आया है कि पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पाठ्यक्रम के ये प्रकार हैं: परीक्षण पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अनिवार्य पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, शास्त्रीय पाठ्यक्रम। इसको हिडन करिकुलम बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम बोलते हैं, इसको चाइल्ड सेंटर करिकुलम बोलते हैं, कोर करिकुलम बोलते हैं, इसको एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम और इसका क्लासिकल करिकुलम बोलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है, परीक्षण पाठ्यक्रम आता है। तो परीक्षण पाठ्यक्रम क्या होता है, हिडन करिकुलम। क्या है हिडन करिकुलम? हिडन करिकुलम में मतलब कभी लिखा नहीं होता है। हिडन नाम इसलिए रखा है कि मतलब ये जो है वो टीचर्स पे बेस्ड होता है। क्या होता है, टीचर्स पे बेस्ड होता है। मतलब इसमें टीचर्स का रोल होता है कि टीचर जो है वो अपने अंदर आदर्श गुणों का विकास करें और ताकि बच्चे भी उनके आदर्श गुणों को क्या करें, फॉलो करें। आदर्श गुण क्या होते हैं, मतलब इसका जो परीक्षण पाठ्यक्रम है ये टीचर्स पे बेस्ड होता है। टीचर्स का काम है कि अपने अंदर आदर्श गुणों का विकास करे, बच्चों के भी अंदर उसी प्रकार के आदर्श गुणों का विकास हो, बच्चे भी उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। आदर्श गुणों का मतलब इसमें क्या होता है कि आदर्श गुण पे बात होती है। मेन जो बात होती है वो आपकी बात जो होती है वो आदर्श गुण पे बात होती है। मतलब टीचर्स को अपने अंदर आदर्श गुणों का विकास करना है ताकि सभी बच्चों में भी आदर्श गुण जो है वो आ जाए। मतलब जैसे टीचर्स को सामाजिक गुणों का विकास करना है। ठीक है, अध्यापक स्कूल में सामाजिक उत्सव का आयोजन करता है इस पाठ्यक्रम के विकास के लिए। ये पाठ्यक्रम क्या होता है कि आदर्श गुण कौन से होते हैं, जैसे कि आपका पहनावा, चलने का स्टाइल, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब चीजें आती है टीचर्स के आदर्श गुण कहलाते हैं। मतलब वो बात को सुन कैसा रहा है, बात को बोल कैसा रहा है, बात को कैसे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, या उसका बोलने का तरीका क्या है, इसका पहनावे का तरीका क्या है, उसके चलने का स्टाइल क्या है। इन गुणों को क्या करेगा, बच्चा भी कॉपी करेगा। तो इस प्रकार से टीचर्स को एक अच्छे आदर्श गुणों का क्या करना, अपने अंदर निर्माण करना है ताकि बच्चों के अंदर भी वे आदर्श गुण जो है वो आ जाए। नेक्स्ट हमारा जो करिकुलम आता है वो आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्या सब्जेक्ट सेंटर्ड मतलब सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसका मीन्स क्या होता है कि इस पाठ्यक्रम में जो है वो पहले से ही क्या होते हैं कि विषय निश्चित कर दिए जाते हैं, वह सभी बच्चों को पढ़ने ही होते हैं। जैसे मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं विषय केंद्रित, मतलब सब्जेक्ट इसमें जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसमें निश्चित होते हैं, जिन्हें सभी बच्चों को क्या करना है, पढ़ना ही पड़ेगा। केवल ये हो सकता है कि एक आधे सब्जेक्ट को चुनने की छूट मिले, ये हो जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट इसमें निश्चित हैं उनको सभी बच्चे जो है वो पढ़ेंगे ही। ये पाठ्यक्रम जो होता है वो लचीला नहीं होता है। एक पॉइंट इसमें और है, ये पाठ्यक्रम जो होता है वो लचीला नहीं होता है, मतलब जो है तो वो बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये पाठ्यक्रम सब्जेक्ट निश्चित होते हैं, ये लचीला नहीं होता है। लचीला का मीन्स ये होता है कि बच्चे जिस टाइप से सीखना चाहते हैं टीचर्स को उसी प्रकार से सिखाना चाहिए।
जैसे आपकी लर्निंग स्टाइल, ऑडियो होता है, विजुअल होता है, ऑडियो होता है, विजुअल होता है, और आपका क्या होता है काइनेस्टिक होता है। मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं हाथ से करके सीखते हैं। वो कहलाता है कि बच्चे जिस टाइप से सीखना चाहते हैं उस टाइप से सिखाना, वो कहलाता है लचीलापन। लेकिन इस पाठ्यक्रम में लचीला नहीं होता, मतलब जो निश्चित है तो वो बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा। ये पाठ्यक्रम हमारा कहलाता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या, तो इसमें आप दो चीजें याद कर लेना कि लचीला नहीं होता और सब्जेक्ट निश्चित होते हैं, ये बात होती है। लचीला का मीन्स हमने बता दिया कि जो निश्चित है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो जिस प्रकार का बच्चा हो, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, ये चीज कहलाती है लचीला, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है सिंपली। नेक्स्ट आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ये होता है कि बच्चों के हिसाब से बनाया गया, मतलब ये जो होता है ये पाठ्यक्रम जो है बच्चों को देखकर बनाया गया। बच्चों की रुचि को देखकर, बच्चों की रुचि क्या है, बच्चों की क्षमता क्या है, ठीक है, बच्चों की रुचि को देखकर, बच्चों की क्षमता देखकर, बच्चों की योग्यता देखकर और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है। मीन्स ये पाठ्यक्रम जो होता है आपका जो ये जो है ये पाठ्यक्रम जो होता है ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ये जो होता है ये आपका लचीला होता है। क्या होता है, ये आपका लचीला होता है। लचीला होता है, क्यों लचीला होता है कि इसमें बच्चों की रुचि देखी जाती है, बच्चों की क्षमता देखी जाती है, बच्चों की योग्यता देखी जाती है, बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से सीखना चाहता है, कि वो देखकर सीखना चाहता है या वो सुनकर सीखना चाहता है या फिर वो काइनेस्टिक तरीके से मतलब अनुभव करके सीखना चाहता है, अपने हाथों से करके, मतलब बच्चों के हिसाब से इस चीज को निर्माण किया जाता है कि मतलब जो हर बच्चे के लिए सुटेबल हो, उस प्रकार के पाठ्यक्रम को बोलते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हमारा आता है अनिवार्य पाठ्यक्रम, जो जिसे हम कहते हैं कोर करिकुलम। क्या होता है कोर करिकुलम, जो भारत ये कोर करिकुलम मतलब जो 1 से 10 तक का पाठ्यक्रम है, 1 से 10 तक का जो पाठ्यक्रम होता है, 1 से 10 तक का जो पाठ्यक्रम होता है वो हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है अनिवार्य पाठ्यक्रम। मतलब भारत में जो 1 से 10 तक का पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें अधिकतम विषय क्या होते हैं अनिवार्य होते हैं, तो ये इसलिए इस पाठ्यक्रम को क्या बोला गया अनिवार्य पाठ्यक्रम बोला गया है। जैसे 1 से 10 तक मतलब ये पाठ्यक्रम जैसे कि आपको मतलब कि बच्चे को जैसे कि एक आधे सब्जेक्ट की क्या होती है छूट होती है, कि जैसे मान लिया संस्कृत है, संस्कृत की जगह वो ड्राइंग ले सकता है, पंजाबी ले सकता है, उर्दू ले सकता है, तमिल ले सकता है, मतलब एक आधे सब्जेक्ट की छूट रहेगी, लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं वो सभी अनिवार्य हैं। वो पाठ्यक्रम मतलब 1 से 10 तक का पाठ्यक्रम जो है वो अनिवार्य पाठ्यक्रम पे आधारित है, मतलब अनिवार्य पाठ्यक्रम पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन ये आया है कि ये कोर करिकुलम मतलब जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है ये सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, तो ये यूएसए में लागू किया गया था। क्या यूएसए में क्या ये पाठ्यक्रम जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, ये आपको पता हो गया कि ये यूएसए में लागू किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे लागू किया गया था इस पाठ्यक्रम को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का मीन्स ये होता है कि इस पाठ्यक्रम में जो बच्चे हैं वो अपने हाथों से क्या करते हैं समस्त कार्य करते हैं, मतलब बच्चों अपने हाथों से समस्त कार्य करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपने हाथों से समस्त कार्य करते हैं, अपने हाथों से समस्त कार्य करते हैं, हाथों से समस्त कार्य करते हैं, समस्त कार्य करते हैं। क्लियर हो गया कि इसमें बच्चे जो हैं वो अपने हाथों से समस्त कार्य करते हैं, मतलब कि बच्चा खुद अनुभव लेता है। जैसे आपका जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी वो इसी पे बेस्ड थी कि बच्चा खुद करके चीजों को सीखेगा। जो जॉन डीवी की लेबोरेटरी का पाठ्यक्रम था वो भी इस पर आधारित था कि बच्चे जो हैं वो अपने हाथों से समस्त कार्य को करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा जो है वो इसी पाठ्यक्रम पे आधारित है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पे। नेक्स्ट आता है शास्त्रीय पाठ्यक्रम। क्या आता है नेक्स्ट जो हमारा पाठ्यक्रम आता है वो आता है शास्त्रीय पाठ्यक्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं क्लासिकल करिकुलम। क्या क्लासिकल करिकुलम, जैसे कि ये जो पाठ्यक्रम है ये भारत और यूनान में पाया जाता है। ये पाठ्यक्रम जो है वो आपका भारत और यूनान में पाया जाता है। भारत और यूनान में ये इस तरह का पाठ्यक्रम जो है वो बनाया गया है।
इस पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे आपका ज्योतिष शास्त्र आ गया या शास्त्र संगीत आ गया, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र आ गया मतलब कि क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत आ गया है, शास्त्रीय गायन आ गया, शास्त्रीय नृत्य, वो इसमें मतलब इसमें कैसे, जैसे आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य होता है, क्लासिकल डांस, ठीक है, शास्त्रीय 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 शास्त्र, ये जैसे इसमें आता है। नेक्स्ट आपका जैसे जैसे आपका शास्त्रीय गायन आता है, क्या आता है, शास्त्रीय गायन आता है। इस टाइप के सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं, ठीक है। और शास्त्रीय संगीत, क्या, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, इस तरह के शास्त्रीय संगीत, इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। मीन्स आपका शास्त्रीय पाठ्यक्रम जो है, क्लासिकल करिकुलम जो है भारत और यूनान में पाया जाता है। इसमें पढ़ाए वाले सब्जेक्ट जैसे शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय शास्त्र, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत आदि शब्दों को यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपके क्या थे, पाठ्यक्रम के प्रकार थे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। परीक्षण पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम, जो कहीं पे लिखा नहीं होता है, वो हिडन करिकुलम का मीन्स होता है जो कहीं पे लिखा नहीं होता है। टीचर्स को अपने अंदर खुद गुणों, आदर्श गुणों का निर्माण करता है ताकि बच्चे उन आदर्श गुणों को कॉपी करें, ठीक है। इसका मीन्स ये होता है मेन आदर्श गुण। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, जो सब्जेक्ट जिसमें निश्चित होते हैं कि जो सब्जेक्ट बनाए गए वो बच्चों को सभी पढ़ने ही, मतलब इसमें लचीला नहीं होता है, मीन्स परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि जिस टाइप के मतलब अलग अलग बच्चों को ध्यान में रखा नहीं जाता है, एक ही तरह का बनाया जाता है कि वो सभी तरह के बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ये बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता, अवस्था, लचीलापन होता है। बच्चों की रुचि, बच्चा को देखकर सुनना, देखकर वो चीजों को सीखता है, या वो क्या कहते हैं सुनकर चीजों को सीखता है, या अनुभव करके वो हाथों से करके सीखता है। मतलब बच्चों की रुचि, योग्यता, इंटरेस्ट, क्षमता, इनको देखकर इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अनिवार्य पाठ्यक्रम जो भारत के 1 से 10 तक का पाठ्यक्रम है, वो हमारा अनिवार्य पाठ्यक्रम आता है। मतलब जो उसमें सब्जेक्ट है वो बच्चों का अनिवार्य कर दिए। एक आधे सब्जेक्ट जैसे संस्कृत की जगह आप ड्राइंग ले सकते हैं, या पंजाबी ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, इस तरह के होते हैं। ये सबसे पहले यूएसए में ये आपका सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सीटेट, ये पूछा गया है कि ये सीटेट मतलब जो कोर प्रोग्राम है वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, यूएसए में लागू किया गया था। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब बच्चे जो अपने हाथों से स्वयं करके चीजों को सीखते हैं उसे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बोलते हैं। जैसे गांधी जी की बात, बेसिक शिक्षा हो गई, जॉन डीवी की लेबोरेटरी का पाठ्यक्रम, वो इस पर आधारित है। शास्त्रीय पाठ्यक्रम भारत और यूनान में लागू किया गया था। इसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जैसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय शास्त्र और शास्त्रीय गायन, ये आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा पाठ्यक्रम के प्रकार। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कि पाठ्यक्रम निर्माण के चरण, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण, निर्माण के चरण। पाठ्यक्रम निर्माण के चरण में क्या आता है, मीन्स इसका इंग्लिश में जो हम कहते हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, ठीक है। मीन्स पाठ्यक्रम निर्माण के चरण क्या है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ करिकुलम क्या है। सबसे पहले आता है आवश्यकता, सबसे पहले इसमें आता है जो आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है उद्देश्य, उद्देश्य। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो आपका आता है अनुभव का निर्धारण करना, अधिगम अनुभव का निर्धारण करना, अधिगम अनुभव का निर्धारण करना, अनुभव का निर्धारण करना, निर्धारण करना। नेक्स्ट जो पॉइंट फोर्थ आता है वो आता है आपका असेसमेंट, मूल्यांकन, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो मूल्यांकन, ठीक है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, निर्धारण करना, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो था वो आपका आवश्यकता का निर्धारण करना, निर्धारण करना। ये आपका क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। सबसे पहले जो है वो आवश्यकता आती है, मीन्स बच्चों की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता या देश की आवश्यकता, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है,
ठीक है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब जो डेली लाइफ से कोरिलेट करके वो बच्चों की आवश्यकता क्या होती है कि वो बच्चे जो है उसको डेली लाइफ से कोरिलेट कर सके, डेली लाइफ में उसको प्रयोग में ला सके, वो होती है आवश्यकता। उद्देश्यों का निर्धारण करना कि मतलब उद्देश्य मतलब उस पाठ्यक्रम का बनाने का उद्देश्य क्या है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आवश्यकता को देखना पड़ता है, कि उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है, फिर उसमें अधिगम अनुभव का शामिल करना पड़ता है, मतलब विषय वस्तु का चयन हो गया या जो हमारे शैक्षिक गतिविधियां हो गई उनको शामिल करना। मतलब इसमें आपका जैसे आ गया कि विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का चयन करना कि हम किस प्रकार की विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, या आप इसमें जो नेक्स्ट आप क्या होता है शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियां मीन्स खेल कूद वगैरह जो आपकी आती है शैक्षिक गतिविधियां, ये हमने कल बताया था कि क्या होता है, जो क्लासरूम के अलावा जो चीजें आती हैं वो शैक्षिक गतिविधियां। तो मतलब सबसे पहले आवश्यकता को ध्यान में, फिर उद्देश्यों का निर्धारण, फिर अधिगम अनुभव का शामिल करना, मतलब विषय वस्तु का चयन किया जाता है, शैक्षिक गतिविधियों का चयन किया, फिर उसके बाद मूल्यांकन, बच्चों ने इस पाठ्यक्रम को कहाँ तक सीखा, मतलब बच्चों को इसका क्या लाभ हुआ, क्या कमियां रह गई, उनका मतलब उनको अंकन करना वो कहलाता है मूल्यांकन। ठीक है, ये पाठ्यक्रम दिमाग में मतलब पॉइंट आ सकता है कि इनको क्रम में लगाइए, तो आपको ये क्रम जो है आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका आता है अधिगम का न्यूनतम स्तर, क्या आता है अधिगम का न्यूनतम स्तर, अधिगम का न्यूनतम स्तर, न्यूनतम स्तर, ये अधिगम का न्यूनतम स्तर जो है वो इसने दिया था देव समिति ने, क्या देव समिति ने इसको दिया था, देव समिति ने किस सन में इसको दिया गया था, तो 1990 में दिया गया था। ठीक है, अधिगम का न्यूनतम स्तर जो है वो देव समिति ने 1990 में इसको दिया था। ठीक है, ये अधिगम का न्यूनतम स्तर होता क्या है, अधिगम का न्यूनतम स्तर का मीन्स क्या है, तो इसको हम बता रहे हैं कि अधिगम का न्यूनतम स्तर जो होता है कि बालक हर विषय को कम से कम इतना सीख जाए जिसे हर बच्चा सीख सकता है। मतलब सब्जेक्ट बच्चा जो हर बच्चा है वो कम से कम इतना सीख जाए कि उसके उम्र के जो अदर बच्चे हैं वो जितना सीख पाते हैं वो सीख ले जाए। ठीक है, तो अधिगम का न्यूनतम स्तर जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि हर बच्चा जो है हर विषय में से कम इतना सीख जाए जिसे हर बच्चा सीख सकता है, हर विषय में इतना सीख जाए, विषय में इतना सीख जाए, इतना सीख जाए कि जिसे हर बच्चा सीख सकता है, कि जिसे हर बच्चा सीख सकता है, से हर बच्चा सीख सकता है, सीख सकता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था कि मतलब अधिगम का न्यूनतम स्तर ये कहता है कि बालक हर विषय में इतना कम से कम इतना सीख जाए कि जिसे हर बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। यहाँ पे लगा लेना कम से कम इतना सीख जाए। ठीक है, प्रत्येक बच्चा हर विषय में कम से कम इतना सीख जाए कि जिसे हर बच्चा सीख सकता है। ये इसका क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। मीन्स कहने का मीन्स ये है कि अगर 20 बच्चे जो हैं, मान लिया क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे जितना सीख रहे हैं तो 10 बच्चे जो बच्चे हैं वो भी कम से कम उतना सीख जाएं जितना 20 बच्चे सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो अधिगम का न्यूनतम स्तर ये कहता है कि एक कक्षा में कम से कम जो 80% बच्चे कम से कम 80% अधिगम कर लें, मतलब 80% सीख जाएं। हर बच्चा जो है 80% अधिगम कर ले, 80% अधिगम कर ले। इसका मीन्स क्या है कि अगर 100% कोर्स है तो उसका हर बच्चे को कम से कम उसका मतलब क्लास के 80% बच्चों को उस सब्जेक्ट का 80% भाग जो है वो आना चाहिए। ये था। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि कम से कम हर इतना जो बालक है इतना जरूर सीख जाए जितनी उसकी उम्र के दूसरे बच्चे सीख पाते हैं। मतलब बच्चा इतना सीख जाए, इतना सीख पाए जिससे उसकी उम्र के हर बच्चे सीखते हैं, जिससे उस उम्र के हर बच्चे सीखते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि हर बच्चा इतना सीख जाए जिसे मान लिया मतलब कि एक क्लास में मान लिया 16 साल के 6-10 बच्चे हैं,
तो वो 16 साल के बच्चे मतलब एक बच्चा जितना सीख रहा है तो उसकी उम्र के जो 15 बच्चे हैं वो भी उतना ही सीख जाए। इस पॉइंट का मीन्स ये है। तो अधिगम का न्यूनतम स्तर ये कहता है कि बच्चा हर विषय में इतना सीख जाए जिसे हर बच्चा सीख सकता है। अब क्लास के 80% बच्चे 80% अधिगम कर लें और हर बच्चा इतना सीख जाए जिसे हर उसके उम्र के दूसरे बच्चे जो है वो सीख पाते हैं। ठीक है। और ये जो पाठ्यक्रम अधिगम का न्यूनतम स्तर ये कहता है कि बालक कम से कम इतना सीख जाए कि जो दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में जो है वो सक्षम हो सके। क्या होता है कि दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चला सके, दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चला सके, जीवन को सुचारू रूप से चला सके, रूप से चला सके। ठीक है। दैनिक जीवन को सुचारू रूप से क्या कर सके, चला सके। ये अधिगम का न्यूनतम स्तर कहता है जो समिति ने 1990 में दिया था। ये तो इसके क्या थे, ये पॉइंट है। नेक्स्ट हम आपसे सीटेट में जो पूछे गए क्वेश्चंस जो है उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्या है। सबसे पहला सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचिंग एग्जाम्स में, उसका फर्स्ट ये है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य क्या है, लचीलापन का उद्देश्य क्या है। सेम लाइन ये आपकी आई है, लचीलापन का उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार करना। मतलब बच्चों के, विद्यार्थी के, इसका जो आंसर होता है वो विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव और उपलब्धि में सुधार करना, लचीलापन का उद्देश्य क्या है कि बच्चे उपलब्धि का मीन्स क्या है, बच्चे जिस टाइप से सीख सकते हैं बच्चों को उसी टाइप से स्कूल में अनुभव दिए जाए। इसका उद्देश्य ये होता है लचीलापन का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये आता है कि कोर पाठ्यक्रम का विकास कहाँ पे किया गया था, अमेरिका में। ठीक है। जो कोर पाठ्यक्रम था, कोर करिकुलम था, वो जो जिसका विकास कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ये आपका पूछा जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, से मुख्य जिम्मेदारी क्या है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये मुख्य जिम्मेदारी क्या है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी ये है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम अनुभवों, विभिन्न अधिगम शैलियों विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब मौके उपलब्ध कराना। यह भी आपका कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है कि विद्यार्थियों को जिस टाइप से सीख सकते हैं उस टाइप से उनको अवसर प्रदान किया जाए। मतलब विभिन्न स्ट्रेटजी का यूज करके जो है चीजों को सिखाया जाए और उनको सीखने के अवसर प्रदान किए जाए, बच्चा खुद सीखे। ठीक है। ये इसका मेन है। फोर्थ पॉइंट जो आपका क्वेश्चन जो आया है कि पाठ्यक्रम में शिक्षक किस भूमिका में होता है। ठीक है। पाठ्यक्रम में शिक्षक जो है वो किस भूमिका में होता है। पाठ्यक्रम में शिक्षक किस भूमिका में होता है,
ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। पाठ्यक्रम में शिक्षक जो है वो किस भूमिका में होता है, शिक्षक किस भूमिका में होता है, किस भूमिका में होता है, मतलब पाठ्यक्रम में शिक्षक का क्या रोल है, ठीक है, क्या उसकी भूमिका है, ठीक है। शिक्षक किस भूमिका में होता है, तो इसमें आता है सह अध्येता। क्या आता है, सह अध्येता। इस वर्ड का मीन्स क्या है, सह अध्येता। क्या आता है, सह अध्येता, जिसे हम कहते हैं को-लर्नर, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम में शिक्षक किस भूमिका में होता है, सह अध्येता, जिसे हम क्या बोलते हैं, को-लर्नर बोलते हैं। मीन्स शिक्षक अगर पाठ्यक्रम में, उसका क्या रोल है, शिक्षक खुद सीखता है और मतलब पहले वो पढ़ के आता है फिर बच्चों को पढ़ाता है, इसका मतलब वो को-लर्नर की भूमिका अपनाता है। सुविधा दाता जिसे बोलते हैं, फैसिलिटेटर जिसे कहते हैं, ये भी आता है। शिक्षक का रोल क्या है, या तो वो को-लर्नर मतलब सह अध्येता की भूमिका, या उसको वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे क्या करते हैं, काम करता है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए 5 पॉइंट ये है कि जो हमारा शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है। शिक्षण पर अधिगम पर बल देने वाला क्या कहलाता है, वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर जो है वो हम पाठ्यक्रम में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना है, क्या करना है, आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के आ सकता है। पाठ्यक्रम में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनानी पड़ेगी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनानी पड़ेगी। मीन्स इसका क्या मीन्स है कि बच्चों की रुचि क्षमता के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम में चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यह आता है प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र क्या नहीं होना चाहिए, केंद्र बिंदु क्या नहीं होना चाहिए प्राथमिक स्तर, कि बच्चों की जो आर्थिक लेवल है उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु क्या नहीं होना चाहिए, मीन्स उसकी आर्थिक लेवल्स को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ये भी आपका पॉइंट जो है वो आता है। एक चीज और आता है कि जो राजकीय विद्यालय होते हैं, क्या आता है, राजकीय विद्यालय जो होते हैं उसमें अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है, मतलब बच्चे जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। इसका मीन्स क्या है, क्योंकि ये विद्यालय जो है वो पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं, क्योंकि ये विद्यालय जो है, क्योंकि ये विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं, पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं, पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं। क्योंकि राजकीय विद्यालय जो होते हैं वहां पे अधिकतर बच्चे क्या हो जाते हैं कि बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम जो होता है वो विविधता नहीं होता है, मतलब विविध रूपों में नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसका वहां पे विविधता में कमी होती है, इसलिए क्या होता है कि वहां पे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट करके चले जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमें आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हम कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।